विजी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रीहिस्टोरिक जायंट्स की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे, जहां हम कोलोसल टिटानोबोआ और उसके दरवाने सक्सेसर वसूकी इंडिकस केई रेन को एक्सप्लोर करेंगे। पुरान रेन फॉरेस्ट्स की डेप्थ्स से लेकर इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस के लेजेंड्स तक हमारे साथ जुड़िए और इन मैग्निफिसेंट सर्पेंट्स की इनक्रेडिबल स्टोरीज को जानिए, जिन्होंने कभी अर्थ पे राज किया था। घने सायेदार प्रीहिस्टोरिक रेन फॉरेस्ट के नीचे एक खामोश शिकारी नदी के गंदे पानी में फिसल जाता है। यह है टाइटनोबोआ। इसका साइज डरावना है, 40 फीट से ज्यादा लंबा, लगभग एक स्कूल बस जितना, और वजन एक छोटी कार के बराबर। यह अब तक का सबसे बड़ा सांप है। यह नजारा लगभग 60 मिलियन साल पहले का है, डायनासोर्स के एक अनपेक्षित एस्टेरॉयड से खत्म होने के सिर्फ 6 मिलियन साल बाद का। पेलियोसीन एपॉक के दौरान नेचर धीरे धीरे वापस जिंदा हो रही है। टिटानोबोआ एक हरे भरे उमस भरे माहौल में फलता फूलता है, जहां हवा सौना जैसी भाप भरी लगती है और नदियां मछलियों से भरी हैं। इसके जैसे शिकारी के लिए बिल्कुल सही। डायनासोर्स के चले जाने के बाद टाइटनोबोआ फूड चेन में सबसे ऊपर आ जाता है। इसका शरीर पावर और स्टेल्थ दोनों के लिए एकदम सही बना है। एक मजबूत रीढ़ इसके विशाल आकार को सपोर्ट करता है और इसे आसानी से और चुपचाप चलने देता है। टिटानोबोआ पानी में एक परछाई की तरह फिसलता है, लगभग अदृश्य। ये अपने शिकार का पीछा नहीं करता। ये नदी की सतह के नीचे अंधेरे में छिपकर धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। जब एंशिएंट लंग फिश का एक समूह बहुत करीब आ जाता है तो टिटानोबोआ एक पावरफुल सर्ज के साथ हमला करता है। इसके जबड़े बंद हो जाते हैं। मछली के पास कोई चांस नहीं है। एक बार जब इसका शिकार हिलना बंद कर देता है तो सांप उसे पूरा निगल जाता है। लाखों सालों तक टिटानोबोआ राज करता रहा रेन फॉरेस्ट्स पे, बिना किसी चुनौती के। ना प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स, छोटे मैमल्स या बर्ड्स भी नहीं। लेकिन ये दुनिया का अकेला एपेक्स प्रेडेटर नहीं था। टिटानोबोआ के साथ साथ स्नेक्स की एक पूरी फैमिली रहती थी, एक विशाल बायोलॉजिकल ट्री भरा हुआ अलग अलग स्नेक जीनोम्स और स्पीसीज से। उनका इतिहास लगभग 100 मिलियन ईयर्स पीछे क्रिटेशियस पीरियड तक जाता है। उनके फॉसिल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। ये स्नेक्स एंशिएंट गोंडवानन कॉन्टिनेंट्स में इवॉल्व हुए थे, जो कभी एक बहुत बड़ा लैंड मास था और वो उसके बीचों बीच फलते फूलते थे। डायनासोर्स के जमाने में ये स्नेक्स उनके साये में रहते थे, सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करते हुए। कुछ छोटे मैमल्स खाते थे, जबकि कुछ डायनासोर एग्स के हैच होने का इंतजार करते थे। कुछ तो इतने डेयरिंग थे कि बेबी डायनासोर्स का शिकार करते थे। एक स्पीसीज के फॉसिल्स में तो एक छोटे टाइटानोसॉर, वो जायंट लॉन्ग नेक्ड डायनासोर के अवशेष उसके पेट के अंदर मिले। जब डायनासोर्स का जमाना एक एस्ट्रॉयड इंपैक्ट की वजह से खत्म हो गया तो ये स्नेक्स के लिए खुशी का समय था। दुनिया गर्मी और नमी के एक नए युग में चली गई, जिससे कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स के फलने फूलने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन गया। स्नेक्स टिटानोबोआ समेत पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए उनके रिलेटिव्स भी। लगभग 4.5 करोड़ साल पहले की बात है। मध्य इयोसीन एपॉक के दौरान आज के पश्चिमी भारत के ट्रॉपिकल लोलैंड्स में नदियों और तालाबों से भरा यह हरा भरा दलदली इलाका सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शिकारी वासुकी इंडिकस का घर था। वासुकी नाम का अपना ही एक महत्व है। यह हिंदू मिथोलॉजी के सर्प राजा का नाम है, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं और ताकत और वफादारी का प्रतीक है। इसके नाम का इंडिकस हिस्सा भारत में इसके फॉसिल्स की खोज से आया है। वासुकी टिटानोबोआ से भी बड़ा था। इसकी लंबाई 50 फीट तक पहुंच जाती थी, 4 मंजिला इमारत जितना, और वजन एक छोटे हाथी के बराबर। टिटानोबोआ, जो नदियों में शिकार करना पसंद करता था, उसके विपरीत वासुकी मुख्य रूप से जमीन पर शिकार करता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर पानी में भी जा सकता था। यह दलदली जमीन पर सोच समझकर चलता था और घने झाड़ियों में आसानी से छिप जाता था। वासुकी मगरमच्छों, विशाल कछुओं और यहां तक कि पानी के गड्ढों में रहने वाली शुरुआती वेल्स का भी शिकार करता था। इसकी मजबूत मांसपेशियों और दम घोंटने वाली पकड़ के आगे कोई भी प्राणी नहीं टिक सकता था। लेकिन असली डर तो इसके जबड़े थे। टिटानोबोआ और आज के अजगरों के विपरीत वासुकी बड़े शिकार को पूरा निगल नहीं सकता था। इसके बजाय यह उन्हें अपने दांतों से जिंदा ही खा जाता था, तेजी से और बेरहमी से, और इस तरह खुद को अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी साबित करता था। और याद रखना, हम सिर्फ एक टिटानोबोआ या एक वासुकी की बात नहीं कर रहे हैं। ये सांप पूरी आबादी का हिस्सा थे।
पेलियोसीन में नदियां तरह तरह के टिटानोबोआ से भरी हुई थीं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, सबसे बूढ़े और बड़े सांपों तक जो पानी के रास्तों पर राज करते थे। इसी तरह वासुकी इंडिकस की कई पीढ़ियां हजारों सालों तक एक दूसरे से मुकाबला करती रहीं। समय के साथ मैट्सोइडे परिवार के कई भाई बंधुओं ने अपने अपने इलाके पर कब्जा कर लिया। उदाहरण के लिए वासुकी के साथ एक और बड़ा सांप उत्तरी अफ्रीका में फलता फूलता रहा, जिसे अब हम मिस्र, इजिप्ट के नाम से जानते हैं। यह इलाका कभी पानी और दलदल से भरा हुआ था। इससे पहले कि हम दूसरे सांपों के बारे में ज्यादा जान पाते, इसे सबसे बड़ा माना जाता था, लगभग 36 फीट लंबा। आज के सबसे ताकतवर सांपों जैसे हरे एनाकोंडा से भी बड़ा। फिर हम प्लेस्टोसीन एपोक में आते हैं, जो लगभग 2.5 लाख साल पहले से लेकर 11,000 साल पहले तक का समय है। जैसे जैसे दुनिया भर में मॉडर्न ह्यूमंस विकसित हुए, सांपों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, जो डायनासोर्स से भी ज्यादा भयानक थी। ऑस्ट्रेलिया में स्नेक किंगडम के लोकल रूलर्स किंवदंतियों में डूबे हुए थे। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस उन्हें मिथोलॉजिकल रेनबो सर्पेंट कहते थे, एक देवता जिसे दुनिया का रचयिता माना जाता था। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या सांप का नाम किसी देवता के नाम पर रखा गया था या एबोरिजिनल लोगों ने अपने देवता को सांप के आधार पर बनाया था? हजारों सालों तक एंशिएंट ऑस्ट्रेलियंस इन दुर्जय शिकारियों के साथ रहे, अपने बच्चों को खतरनाक इलाकों के बारे में चेतावनी दी और इन भयानक सांपों की कहानियां सुनाई। उनकी कहानियों में कहा जाता था कि महान रेनबो सर्पेंट ने जमीन, नदियों और दुनिया की बनावट को आकार दिया था, जो शायद इन सांपों की शक्तिशाली प्रकृति से प्रेरित था। काश उन्हें पता होता कि ये जीव वासुकी या टिटानोबोआ जितने विशाल नहीं थे। हालांकि वो अभी भी बड़े खतरनाक थे। युरलुंगुर की लंबाई 26 फीट तक पहुंच जाती थी। यह सांप मियोसीन ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे, उमस भरे इलाकों में फलता फूलता था, खासकर पानी के आसपास, जहां घने पेड़ पौधे उसे भरपूर शिकार देते थे। युरलुंगुर का शरीर मोटा, इंसान की जांग जितना मोटा होता था, और वो नॉर्थ वेस्ट क्वींसलैंड में शिकार करना पसंद करता था। इस सांप के जीवाश्म रिवर स्लीव के चूना पत्थर में मिले थे, जिसमें लगभग पूरा कंकाल दांतों समेत मिला। यह एक अद्भुत खोज है, क्योंकि सांपों की खोपड़ी नाजुक होती है और जीवाश्म बनने की प्रक्रिया में बच नहीं पाती। अपने पूर्वजों की तरह युरलुंगुर जहर पर निर्भर नहीं था। यह एक कॉन्स्ट्रिक्टर था, तेज और ताकतवर। खुशकिस्मती से ये सांप अपने पूर्वजों जितने क्रूर नहीं थे। उनका गले लगाना उनके शिकार में जल्दी ही कार्डियक अरेस्ट का कारण बन जाता था, जिससे उसकी जल्दी मौत हो जाती थी। हालांकि अब वो अपने शिकार को पूरा नहीं निगल सकते थे और उनके पास वासुकी या टिटानोबोआ जैसे तेज दांत नहीं थे। नतीजतन युरलुंगुर और वोनाम्बी दोनों को अपना खाना धीरे धीरे खाना पड़ता था, बिल्कुल आज के अजगरों की तरह। इस बीच वोनाम्बी का लंबाई 20 फीट तक होता था। छोटे सर के साथ ये ज्यादातर मार्सुपियल्स, रेप्टाइल्स और दूसरे छोटे जीवों का शिकार करते थे जो ज्यादा पास आ जाते थे। वोनाम्बी पानी के पास रहते थे, छाया में कुंडली मारकर बैठे रहते थे और धूल भरी जमीन में घुल मिल जाते थे। अगर कैंगरूज और वॉलबीज पानी पीने आते थे तो उन्हें अक्सर प्रेडेटर के बारे में पता ही नहीं चलता था, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती थी। वोनाम्बी सांप लाखों सालों तक ऑस्ट्रेलिया में रहे, क्लाइमेट और इकोसिस्टम के बदलने के साथ भी ढल गए। असल में वो ऑस्ट्रेलिया के ठंडे, सूखे इलाकों में फैल गए। फिर भी बड़े बड़े भी गिर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती और ठंडी होती गई और कुदरत बदलने लगी। वोनाम्बी लगभग 50,000 साल पहले तक जीवित रहे और अगर इंसान नहीं आते तो शायद और ज्यादा समय तक रहते। वही आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोग जो कभी वोनाम्बी से डरते थे, आखिरकार उसके विनाश का कारण बने। इतने सालों तक सबसे बड़ा शिकारी रहने के बाद छोटे वानर ही थे जिन्होंने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। यही प्रकृति का नियम है। आखिरकार सभी विशाल सांप गायब हो गए, बस उनके जीवाश्म पीछे छूट गए और कहानियां जो उनके अस्तित्व के बारे में बताती हैं। जैसे ही हम इन पौराणिक सांपों के युगों की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद आती है और विकास के बदलते हुए समय की। अगली बार विजी फैक्ट्स पर हमारे साथ जुड़ें, जहां हम प्राकृतिक दुनिया से और भी आश्चर्यजनक कहानियों का खुलासा करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी।